बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव श्यामपुर में दो भाई रहते थे। रमेश और रोहन दोनों एक ही मां की संतान थे, लेकिन स्वभाव में दिन रात का फर्क था। रमेश बड़ा भाई था, तेज चालाक, थोड़ा लालची और बहुत तत्वाकांक्षी। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वही रोहन छोटा था, शांत स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार और बड़ा ही सहनशील। उनके पिता गांधी जी गांव के एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलिहान और पुरकों की जमीन बड़ी मेहनत से संभाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक रात अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उस समय रोहन केवल 16 साल का था और रमेश 22 का। गांधी जी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। मां सुनीता देवी हर रोज प्रार्थना करती थी कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रमेश ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है गांव में इस छोटे से खेत से क्या होगा? हम अगर इस गांव में रहे तो गरीबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ शहर चलो, कोई बड़ा काम करते हैं। मैं बिजनेस करूंगा, तुम्हें भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। गांव का घर, खेत सब बेच देते हैं। नहीं भाई, मैं आपके साथ शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रोहन को बुरा लगा। वह खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वह मिट्टी माँ के आंचल जैसी थी, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाया। माँ के आंसू देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। रमेश ने पिता की आधी जमीन बेच दी और शहर चला गया। रोहन गांव में ही रह गया। जो जमीन बची वही उसका संसार बन गई। उसने बैल जोते, खेत जोते, सब्जी उगाई और माँ का ख्याल रखा। उधर शहर में रमेश ने पिता की दौलत से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियाँ, शहर की चमक दमक में वह पूरी तरह डूब गया। वो गांव वापस आता तो दिखावे के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनता, मोबाइल लहराता और शुभम की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ मोहन, तू अभी भी उसी गंदे कीचड़ से सने खेत में घुटनों तक धंसा हुआ है। क्या तुझे अभी मिट्टी में ही अपनी किस्मत ढूंढनी है? देख जरा मेरी तरह। मैं अब शहर में रहता हूँ, एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, सूट बूट पहनता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ, और तू अभी वही पुरानी धोती, वही फटी बनियान, वही गोबर की गन। मैं तेरे लिए शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ। तुझे बस यह देहाती छोड़ना होगा। खेत खलिहान को भूल जा, धोती उतार, सूट पहन, चल मेरे साथ। तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ कीचड़ में पसीना बहाने से अच्छा है शहर में कोई काम कर। वैसे तुझे कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में मंद बुद्धि लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन तू मेरा भाई है तो मैं तुझे कोई ना कोई काम दिला ही दूंगा। रोहन बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वो कोई नहीं समझ सकता था, पर समय समय सबका हिसाब रखता है। शहर की चकाचौंध ने रमेश को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब वही पुराना गांव का लड़का नहीं रहा था जो पिता की छड़ी से डर कर खेतों में हल जोतता था। अब उसके पास एक मोबाइल कंपनी का छोटा फ्रेंचाइजी बिजनेस था, जिसमें उसने पिता की जमीन बेचकर पैसा लगाया था। शुरुआत में मुनाफा हुआ और यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गया। हर 4 महीने में रमेश गांव आता, बड़ी गाड़ी में, चमकते कपड़ों में, सुगंधित परफ्यूम की खुशबू में लिपटा हुआ। वो माँ से मिलकर 2 दिन रुकता
और रोहन का मजाक उड़ाता। रोहन ने जो आधी जमीन बचाई उसी पर मेहनत शुरू की। खेतों में फसलें उगाई, गाय भैंस पाली। वो दिन भर काम करता, रात में किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। रमेश जब शहर से खूब कमाई करके गांव लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे, चमचमाती बाई, महंगे कपड़े और हर वाक्य में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी रमेश की बहू बने। आखिरकार सरपंच रामदेव चौधरी की नजर लगी उस पर। उनकी बेटी शीला एक सुंदर, नखरे वाली, शहरी सपनों से भरी लड़की जो हमेशा महंगे लिपस्टिक और झुमकों में सजी रहती थी। माँ, देखा तूने, सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह करना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से ब्याह करके तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा, और वह देखने में भी खूब सुंदर है। मुझे तो वह पहले दिन से ही पसंद है। रमेश को शीला पसंद आई। उसे लगा कि ऐसी बहू से उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्दी ही दोनों का विवाह हो गया। गांव में कई दिन तक शादी की धूम रही। ढोल नगाड़े, लाइट, साज सज्जा, सब कुछ किसी राजा महाराजा की शादी जैसा था। उधर रोहन चुपचाप अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजरें आसमान नहीं, धरती पर टिकी थी। माँ गंगा देवी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन रोहन की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। कुछ ही महीनों बाद रोहन ने भी विवाह कर लिया। उसकी पत्नी थी सुषमा, गांव के मजदूर की बेटी, जिसके माँ का बरसों पहले निधन हो गया था। मीना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान और ममता, परिश्रम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद सुषमा और रोहन, उनका जीवन साधारण था पर संतोष से भरा। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर माँ की सेवा करना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। रमेश का शहर में व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक पार्टनर फ्रॉड निकला। बैंक का कर्ज चुकता नहीं हुआ, ऊपर से शीला हर रोज नई डिमांड करती। सुनिए जी, मुझे नए गहने चाहिए। इतने सालों से वही 2 सेट पहनकर बोर हो गई हूँ। सब लोग हंसते हैं कि तुम्हारी बीवी एक ही झुमका लेकर हर फंक्शन में आ जाती है। और सुनो, इस हफ्ते पार्लर भी जाना है, बाल कटवाने हैं, फेशियल करवाना है, शादी का सीजन है, अच्छा दिखना तो बनता है न। अरे हाँ, माँ के घर अगले महीने शादी है, 4 दिन का फंक्शन है। मुझे कम से कम 3 नए ड्रेस चाहिए, एक मेहंदी के लिए, एक संगीत के लिए और एक शादी के दिन, और नई चप्पल भी। पिछली बार वाली चप्पल टूट गई थी। शीला, जरा मेरी भी सुन लो। पिछले 4 महीने से दुकान में कुछ खास कमाई नहीं हो रही, उधार चढ़ता जा रहा है, ग्राहक आते ही नहीं, माल लाने के पैसे नहीं है, और तुम हो कि बस मांग पर मांग किए जा रही हो। हर रोज यह सोचकर निकलता हूँ कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बिकेगा, कुछ आमदनी होगी, लेकिन जब शाम को खाली हाथ लौटता हूँ तो तुम्हारे यह नए गहने, पार्लर और कपड़ों की बातें मेरे दिल में छुपती है। क्या तुम नहीं देखती कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ अंदर से? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ दूं, जो तुम्हारा मन करे, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ही ऐसी नहीं है। शीला, छोरा साथ दो ना, छोरा सब्र करो। जब वक्त बदलेगा मैं खुद तुम्हारे लिए सोने का हार लाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ मेरी मजबूरी है। वह सब मैं नहीं जानती, तुम भूलो मत। मैं सरपंच की बेटी हूँ, मेरे पिता ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है। मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी ब्याह ना करती। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। शीला घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। खाना नौकर बनाता, कपड़े धो भी ले जाता।
जब पैसे थे तब सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ा, नौकर भी चले गए। एक दिन वो भी आया जब बैंक ने दुकान सील कर दी। कार ले गई, घर नीलाम हो गया। रमेश और शीला सड़क पर आ गए। शीला की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। वो जिसे कभी खेत की मिट्टी से नफरत थी, अब उसी मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? हे ऊपर वाले, यह कैसा बती दिया है तूने, जो इतने बुरे दिन दिखा रहा है। इस धूप में तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। यह कैसे दिन देखने पर रहे। तुम चिंता मत करो शीला, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अभी हार नहीं मानी है। रोहन धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से गांव में एक और छोटा खेत का टुकड़ा खरीद लिया था। उसकी फसल अच्छी हो रही थी और मीना हर दिन मेहनत से उसका साथ देती। वो गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती और माँ को रोज तेल से सिर में मालिश करती। एक दिन गांव के बाजार में रमेश लौट आया, पैदल थका हुआ, चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा। उसने देखा कि रोहन अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। लोग उसके खेत की उपज का उदाहरण देते थे। रमेश की छाती में आग जल उठी। तो अब ये हाल है, कभी जो मेरे पीछे चलता था, आज वही मुझसे आगे निकल गया। ये तो मेरे छोटे भाई ने मुझे पछाड़ दिया। कैसे? क्या खास किया उसने जो मैं नहीं कर पाया? ये गवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? मेरी बीवी भूख ही सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन ईर्ष्या अभी जिंदा थी। सुनिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इस तरह घुट-घुट कर अपना जीवन नहीं काट सकती। कुछ तो कीजिए। ये कैसी विडंबना है कि वह रोहन और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश और संपन्न हो गए हैं। कभी जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वह हमें नीची निगाहों से देखते हैं। दिन रात उनका ऐशो आराम देख देकर मेरा दिल जलता है। कैसे दिन आ गए हैं कि जिनके ऊपर कभी हम दया करते थे, आज वही हम पर तरस खा रहे हैं। नहीं सुनिए अब, और नहीं, मैं उन्हें हमसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, वरना मैं तो घुट-घुट कर मर जाऊंगी। रमेश दिन रात एक ही बात सोचता कि कैसे रोहन को नीचे गिराया जाए, और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। तभी गंगा देवी का देहांत हो गया। पूरा गांव मातम में डूब गया। रोहन माँ की अंतिम संस्कार में टूट गया, क्योंकि उसने हर रस्म दिल से निभाई। रमेश भी वहाँ खड़ा था। आंख में आंसू तो थे, लेकिन दिल में अलग ही योजना थी। कुछ दिन बाद रमेश तहसील कार्यालय गया और एक दलाल से मिलकर जाली दस्तावेज बनवाए। उसमें लिखा था कि मां सरला देवी ने अपनी मृत्यु से पहले संपत्ति केवल रमेश के नाम कर दी है। दस्तावेज नकली थे, लेकिन पूरी तरह असली जैसे दिखते थे। एक शाम जब रोहन खेत से लौट रहा था, तो देखा कि घर पर दो आदमी खड़े हैं, गांव के पटवारी और चौकीदार। रमेश ने सबके सामने कागज लहराते हुए कहा, देख रोहन, यह रहा वसीयतनामा। माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। सब कुछ, यह घर, यह खेत, यह आंगन अब कानूनन मेरे अधिकार में है। इसलिए अब तुम्हें यह घर और खेत खाली करने होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकाल जाओ। भाई, ये तू क्या कह रहा है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? माने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा हमें बराबर का हक देने की बात की थी। तू जानता है माँ मुझे कितना प्यार करती थी। वह तुझसे कम मुझे नहीं मानती थी। तू कैसे यकीन दिला सकता है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया? कानून भावनाएं नहीं देखता रमेश, वो सबूत देखता है, और मेरे पास वो सबूत है। यह देख, यह दस्तावेज माँ ने अपने आखिरी दिनों में मेरे नाम लिखा था।
सरकारी मोहर लगी है, गवाहों के दस्तखत है। तुझे जो लगाना है लगा, पर सच्चाई यही है, अब यह सब मेरा है। भाई, क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था? तुमने तो शहर जाने के लिए पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी थी। मैं तो बस माँ की यादों में जी रहा हूँ, इस मिट्टी से जुड़ा हूँ, खेतों में माँ की हंसी की गूंज सुनता हूँ। क्या ये सब छीन लेगा तू मुझसे? माँ की परछाई भी बात ली तूने। रोहन चुपचाप अपनी पत्नी मीना और एक जोड़ी कपनों के साथ वही पुराना टूटा फूटा खेत लेकर दूर कोने में जा बसा। वो खेत जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें। मीना, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। रमेश ने मुझसे मेरी जमीन ली है, वो मेरा नसीब मुझसे नहीं छीन सकता। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मुझसे दगाबाजी की, लेकिन मैं फिर से सब काम करूंगा। तुम देखना, बहुत जल्द हम गांव में अपना घर ले लेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरी चिंता मत करेंगे। इस समय हमें काम पर ध्यान देना होगा। वैसे भी यह झोपड़ी छोटी है, पर आपका मन तो बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा पति एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। मुश्किल के इस समय में मैं आपके साथ हूँ। हम इस बुरे समय को भी मुस्कुरा कर पार कर लेंगे। रोहन फिर से खड़ा हुआ। उसने फिर से मेहनत की, दोगुनी मेहनत। मीना ने फिर से उसका साथ दिया। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रमेश ने जब फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, तब एक बात भूल गया था। धोखे की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिन दलाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसका नाम था सुखालाल। एक चालाक, लालची और असरदार दलाल जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। रमेश ने उससे कहा था, तू पेपर बना दे, मैं तुझे बाकी पैसे बाद में दूंगा। पर जैसे ही सुखालाल ने काम किया और पैसे मांगे, रमेश ने टाल मटोल शुरू कर दी। भाई, अभी पैसे नहीं है, तू समझ मेरी बात को, मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, बाद में ले लेना, अभी फसल तो बेचने दो। लेकिन विक्रम, इस बात को पहले ही 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूँ तेरे पास पैसे है, तू बहाना क्यों बना रहा है? मेरे पैसे लौटा दे। और वैसे भी तुझे जैसे इंसान पर भरोसा करना मुश्किल है। तूने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज़ हूँ? चुपचाप मेरे पैसे आज शाम तक वापस दे देना, इसी में तेरी भलाई है। धमकी देता है मुझे? तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तेरे जैसे तो कई है। तू ही क्या उखाड़ लेगा मेरा? जो करना है कर ले, अब नहीं देता तेरे पैसे, निकल यहाँ से। गांव की चौपाल में उस दिन पंचों की सभा बुलाई गई थी, क्योंकि गांव में जमीन को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। रमेश वहां सबसे पहले पहुंचा ताकि अपने जूत को सच का जामा पहना कर पेश कर सके। उसके चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास था। तभी वहां सुखालाल आद धमका। सीधे दस्तावेज और सबूतों के साथ उसने पंचायत के सामने फर्जी वसीयत के कागज, दस्तखतों की तुलना और तहसीन से निकली असली नकल पेश की। सबके सामने उसने ऊंची आवाज में कहा, इन कागजों में जो दस्तखत है वह सरला देवी के नहीं है। मैंने खुद रमेश के कहने पर यह बनाए थे और बदले में जो पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था वह भी नहीं दिए। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूँ, लेकिन इस आदमी का असल चेहरा भी दिखने आया हूँ जिसने अपने सगे भाई को छल किया। पूरा गांव सन रह गया। रमेश की बोलती बंद हो गई। उसकी आंखें भर आए। शर्म से नहीं बल्कि डर से पंचायत के मुखिया बोले,
सुखालाल को चेतावनी दी गई कि अगली बार किसी ग्रामीण के साथ ऐसा व्यवहार किया तो उसे भी सजा मिलेगी। और फिर रमेश ने अपने जीवन में पहली बार सबके सामने सिर झुकाया। उससे बहाना नहीं, उससे धड़क नहीं दो। उसका झूठ, उसका घमंड और उसका स्वार्थ सबके सामने नना हो गया था। उसका झूठ वह बहु शैम्प भी आज हो जाए था।